महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने हाल ही में राज्य के कामकाज में आ रही वित्तीय कठिनाइयों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने और चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें महिलाओं को 2100 रुपये देने की योजना भी शामिल है। अजित पवार ने कहा कि राज्य सरकार के पास सीमित वित्तीय संसाधन हैं और उन्हें कई योजनाओं के लिए धन जुटाने में मुश्किल हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को महिलाओं को 2100 रुपये देने की योजना को लागू करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह धन कहां से आएगा। अजित पवार ने यह भी कहा कि राज्य सरकार अन्य कल्याणकारी योजनाओं को भी लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इन योजनाओं के लिए धन जुटाना भी एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि सरकार वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। अजित पवार की लाचारी से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही है। यह देखना बाकी है कि सरकार इन कठिनाइयों को कैसे दूर करती है और महिलाओं को 2100 रुपये देने की योजना को कैसे लागू करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज के शासक अंग्रेजों से भी बदतर हैं। उन्होंने भाजपा पर भगत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत का अनादर करने का आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर आरोप लगाया कि जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, वे भगत सिंह और अम्बेडकर की विरासत का सम्मान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगत सिंह ने जेल से कई पत्र लिखे थे जो ब्रिटिश राज के खिलाफ थे, फिर भी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें उनके साथियों तक पहुंचने दिया। लेकिन उन्होंने जेल से एलजी साहब को एक चिट्ठी क्या लिखी? उन्हें नोटिस आ गया था। क्या हमारे शहीदों ने ऐसी आज़ादी के लिए बलिदान दिया था? केजरीवाल ने कहा कि हमारे आदर्श बाबा साहेब आम्बेडकर और भगत सिंह हैं। भगत सिंह कहते थे कि सिर्फ अंग्रेजों को हटाना ही काफ़ी नहीं है, समाज का ढांचा बदलना होगा, नहीं तो गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे लेकिन काले अंग्रेज आ जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि बिल्कुल यही हुआ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सत्ता संभालने के 48 घंटे के भीतर ही भाजपा ने सरकारी दफ्तरों से भगत सिंह और आम्बेडकर की तस्वीरें हटा दीं। केजरीवाल ने कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या देश के लिए भगत सिंह से ज्यादा किसी ने बलिदान दिया है? अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनके पास पहले जमीन नहीं थी वे अब 300 बीघे के मालिक हो गए हैं। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का नाम लिए बिना उन पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के मौजूदा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल के आरोपों ने भाजपा को असहज कर दिया है। जिले के भाजपा नेता किसी भी तरह की बयानबाजी से बच रहे हैं। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। अखिलेश यादव ने भाजपा पर भ्रष्टाचार और जमीन हड़पने का आरोप लगाया। उन्होंने साध्वी निरंजन ज्योति पर बिना नाम लिए हमला बोला। भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल के आरोपों से भाजपा में खलबली मची हुई है। यह मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से जुड़ा हुआ है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चल रही राजनीति पर जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ हैं और बिहार के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ललन सिंह ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वे केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सेहत को लेकर चिंता करने वाले लोगों को अपनी चिंता करनी चाहिए। विपक्ष, खासकर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और कांग्रेस, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। वे दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए जेडीयू ने कहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ हैं और वे बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने विपक्ष पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चल रही राजनीति बिहार में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। ये देखना बाकी है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा किस करवट बैठेगा। आम आदमी पार्टी आप की नेता आतिशी ने दिल्ली विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश न करने पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि सरकार क्या छिपाना चाहती है। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण का महत्व। आतिशी ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण बजट पेश करने से पहले पेश किया जाता है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है। ये प्रति व्यक्ति आय, अर्थव्यवस्था की स्थिति और कर संग्रह जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों की जानकारी प्रदान करता है। आपके सवाल। आतिशी ने सवाल उठाया कि भाजपा सरकार आर्थिक सर्वेक्षण क्यों पेश नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी पूछा कि आर्थिक सर्वेक्षण के बिना बजट कैसे बनाया गया। सरकार का जवाब। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सीएजी ऑडिट रिपोर्ट अभी आनी बाकी है और इसका आर्थिक सर्वेक्षण से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी विभागों का सर्वेक्षण करा रही है और पूरी रिपोर्ट आने के बाद आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के समय का श्वेत पत्र भी जारी किया जाएगा। आपका विरोध।
आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। आप विधायकों ने सदन से वॉकआउट भी किया। यह मुद्दा दिल्ली की राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हाल ही में एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान ने बिहार में एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने राजनीतिक जीवन को खतरे में डाल दिया था। चिराग ने यह भी कहा कि उनके पिता ने हमेशा समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया, चाहे वो दलित हों, मुस्लिम हों या कोई और। चिराग पासवान के इस बयान को बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। उनके इस बयान से बिहार की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग उनके इस बयान का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। चिराग पासवान के इस बयान के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सभी धर्मों और जातियों के लोगों के लिए काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं करती है। चिराग पासवान के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि चिराग पासवान का ये बयान बिहार में मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने की कोशिश है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि चिराग पासवान का ये बयान बिहार की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा करेगी और संविधान के खिलाफ कोई भी कुछ बोलेगा तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। उनके इस बयान में कुछ मुख्य बातें हैं। संविधान की रक्षा। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। संविधान के खिलाफ आवाज। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई संविधान के खिलाफ कुछ कहता है तो कांग्रेस चुप नहीं रहेगी। आरक्षण का मुद्दा। उन्होंने कर्नाटक में आरक्षण के मुद्दे पर भी बात की और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सामाजिक न्याय का समर्थन किया है। कांग्रेस पर आरोप। खड़गे ने भाजपा पर संविधान बदलने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस के किसी भी मंत्री ने संविधान बदलने की बात नहीं कही है। यह बयान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, खासकर ऐसे समय में जब संविधान और आरक्षण जैसे मुद्दों पर बहस चल रही है। राजद राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आयोजित दावत इफ्तार में कांग्रेस की अनुपस्थिति ने बिहार की राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना ने सत्तारूढ़ महागठबंधन के भीतर संभावित तनाव को उजागर किया है। मुख्य घटनाक्रम। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पटना में दावत इफ्तार का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के किसी भी प्रमुख नेता ने भाग नहीं लिया। इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की उपस्थिति ने सभी का ध्यान खींचा। इस घटना ने राजद और कांग्रेस के बीच संबंधों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को जन्म दिया है। राजनीतिक निहितार्थ। कांग्रेस की अनुपस्थिति को महागठबंधन के भीतर मतभेदों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है, खासकर 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले। पशुपति पारस की उपस्थिति ने नए राजनीतिक गठजोड़ की संभावनाओं को लेकर अटकलें तेज कर दी हैं। यह घटना बिहार की राजनीति में बदलते समीकरणों और गठबंधन की गतिशीलता को दर्शाती है। अन्य जानकारी। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के किसी बड़े नेता का नहीं आना बहुत से राजनीतिक प्रश्नों को जन्म दे रहा है। बिहार में राजनीतिक दल इफ्तार पार्टी के आयोजन के माध्यम से अपनी राजनीतिक रणनीति बना रहे हैं।